हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस मान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो ए ऑप्शन नालंदा। तो बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह मूलतः महायान संप्रदाय शिक्षा का केंद्र था। ये जहाँ जो है हीनयान संप्रदाय के साथ ही अन्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। फिर है कि नालंदा जो है महाविहार, ये जो है कि स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के काल में हुआ था। यह महाविहार 5वीं से 12वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा का केंद्र रहा। बिहार शरीफ के निकट उदंतपुरी में विहार की स्थापना गोपाल ने करवाया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। नालंदा महाविहार को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने और अधिक ख्याति दिलवाया है। ठीक है। जैन ग्रंथ सूत्र कुत्तांग के नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर जो है पार्क का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 जो है पुस्तकालय का नाम है रत्नोत्दथी, फिर है रत्नासागर और रत्नरंजक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की। तो देखिए 39 का होगा बी ऑप्शन। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की है। फिर है बिहार किसान आंदोलन का सबसे सफल प्रथम आंदोलन तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध चंपारण आंदोलन बना। ठीक है। 1922 से 23 में मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह और कार्यानंद शर्मा आदि ने किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन का जो है सबसे प्रभावी नेता थे। 1929 से 30 में इनका किसान सभा का प्रसार लगभग संपूर्ण बिहार में हुआ है। ठीक है। बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा नौ समाप्त करने के विरोध में इन्होंने किसान सभा से इस्तीफा दे दिया। 1936 में सहजानंद सरस्वती ने जो है के नेतृत्व में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे। एमजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे। ठीक है। आंध्र प्रदेश प्रांतीय रैयत किसान सभा का गठन 1928 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था। बी ऑप्शन मीर जाफर। तो मीर जाफर ने बिहार में सोरे का व्यापार एकाधिक ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का नोनिया करते थे। ठीक है। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। प्लासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि पहले सोरा को पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी में सोरा खरीदा करते थे। बिहार में सोरे का उत्पादन का जो मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। कंपनी के अत्याचार के विरुद्ध 1770 से 1800 ईस्वी तक नोनिया विद्रोह हुआ। नोनिया विद्रोह सोरा एकाधिकार के विरुद्ध किया गया था। सोल्जर शब्द रोमन शब्द जो है साल्डियर से बना है और अर्थ है नमक देना। ठीक है। भारत में नमक उत्पादन वर्ग में को नोनिया नाम दिया गया है। नोनिया जाति के लोगों ने नमक सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए। बिहार में गंगा दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। बी ऑप्शन सोन, पुनपुन, कियोल और चंदन। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सोन, पुनपुन, कियोल, चंदन नदी है। पुनपुन नदी चोरहा पहाड़ी पलामू से निकलती है। पुनपुन फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। कियोल नदी जो है झारखंड का गिरिडीह से निकलती है। यह जो है लखीसराय जिला में जो है सूरजगढ़ा के पास गंगा में मिलती हैं। ठीक है। चंदन नदी संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। यह नदी कई जो है पहाड़ी
स्रोतों से बनी है। ठीक है, यह नदी भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। उसका बागमती नदी जो है, कमला नदी और महानंदा नदी महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। कर्मनाशा नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी जो है चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, सरयू नदी घाघरा छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट, फिर है कि सितंबर 2023 में और 23 में कौन अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन जो है बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने? 42 का बी ऑप्शन अली नियादी। तो सितंबर 2023 में अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले जो अरब अंतरिक्ष यात्री अल नियादी बने हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवासी अल नियादी जो है यूएई अंतरिक्ष में जो है चहलकदमी करने वाले पहले अरब यात्री बने। हाल ही में वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 186 दिन का ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटा है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप जो है, पहला मार्स मिशन होप है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने हेतु नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सी ऑप्शन एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। फिर एशियाई खेल 2023 का 19वां संस्करण में भारत जो है 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा जो है किस स्थान पर रहा है? तो सी ऑप्शन चौथा स्थान पे। तो एशियाई खेल 2023 का 19वां संस्करण में भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। 2023 एशियाई खेल में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग दो नए खेलों को जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए, तराइन सचिन नाग ने 1951 में दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। तो पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में दिल्ली में। फिर रोशन मिस्त्री एशियान गेम्स में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो 20वें एशियाई खेल जो है ये 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, फिर है कि कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जो है ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन फ्यूजियामा। तो देखिए, फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ हवाई द्वीप यूएसए पर है। फिर कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह है ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? 46 का ए ऑप्शन जर्मेनियम। तो जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प में जर्मेनियम उपधातु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जर्मेनियम जो है उपधातु के रूप में जाना जाता है। सभी संभारिकों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? ए ऑप्शन क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन कम होता है तथा अधिक दूरी तय करता है। प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदों एवं धूलकणों द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है,
रेले के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। नेक्स्ट फिर है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है 48 का सी ऑप्शन, सी डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3 C डबल OH, ठीक है, CH3 C डबल OH, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3 C डबल OH होता है। तो अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होगा ये हो जाएगा आपको C डबल OH, ठीक है। तो अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होगा ये होगा C डबल OH, अर्थात एसिटिक अम्ल का जो एसिटिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होगा ये होगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद देखिए कीटोन का यदि देखें तो कीटोन का होता है CR और डबल बॉन्ड O, ठीक है। और उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर देखिए, कथा संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। बी ऑप्शन, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, जबकि वर्ग में यह नियत रहता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी या स्थानांतरण होता है उस तत्व को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। बोर-बरी के नियमानुसार परमाणु का बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अष्टक माना जाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक के साथ पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। 50 का सी ऑक्सीजन। तो देखिए सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। सोडियम का उपयोग प्रबल उपचायक के रूप में किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसीटिलोन ज्वाला धातुओं को जोड़ने के काम करती है। द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाशय के लिए बैल के यूरिया को द्रव में जो है नाइट्रोजन में सुरक्षित किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चूहे के विष सफ़ेद फास्फोरस पोटेशियम साइनाइड अथवा जिंक सल्फाइड में किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, ए ऑप्शन। तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो 52 का हो जाएगा आपको राइट आंसर सी ऑप्शन, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के आधार पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं के पद का गठन करता है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा के पद का गठन कर सकते हैं। वर्तमान समय में IAS IPS IFS अखिल भारतीय सेवा का पद है। 1966 में IFS 1 सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया गया। अनुच्छेद 310 के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संघ या राज्य सेवा पदाधिकारी को संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 313 लोक सेवा से संक्रमणकालीन उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है राज्यसभा को यह अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन या उत्साधन से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित कर सकते हैं। तो ऐसे प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकती है। 1963 ईस्वी में राज्यसभा ने 3 अधिक भारतीय सेवा सृजन करने का प्रस्ताव किया। संसद ने केवल भारतीय वन सेवा का सृजन संबंधी कानून बनाया। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो अपना योगदान देते हैं,
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है। 53 का ए ऑप्शन, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो देखिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सांसदों सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख करते हैं, जो उल्लेख है जो वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा की दशा में 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता की स्थिति में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो। संसद ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा भी अर्हता जो निर्धारित है उसका पूरा करता हो। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य को अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान है कि जैसे यदि वह कोई लाभ का पद धारण किया हो, यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है। ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए चुनाव संबंधी किसी भी विवाद को राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय देते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो ए ऑप्शन असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड 12 फरवरी 1922 में इसे वापस लिया गया। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 में इसे वापस लिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र का बहिष्कार काफ़ी सफल रहा। और सहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन था। यह आंदोलन भारत में प्रथम गांधीवादी आंदोलन था। अखिल भारतीय स्तर के भारत में प्रथम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। गांधी जी का भारत में प्रथम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन था। गांधीवादी हिंसक आंदोलन अगस्त क्रांति को कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस वर्ष किस उद्देश्य से शुरू की है। तो बी ऑप्शन ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो देखिए वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास भारत में किया है। भारत में रेल सेवा का प्रारंभ 1853 ईस्वी से हुआ। भारत की पहली रेल सेवा बॉम्बे से थाने के बीच हुआ। पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई, जो कुल 34 किलोमीटर की दूरी। रेलवे उपनिवेशी शक्तियों के लिए वाणिज्य व व्यापार के विकास का हथियार था। यह भारत की राष्ट्रीयता और राजनीतिक एकता का भी आधार बना। भारतीय रेलवे विश्व की चौथी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जो रॉबर्टसन था। कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की शुरुआत पर लिखी है कि भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह है। भारत में 1925 में से रेलवे को विद्युतीकरण करने की शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट, फिर है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया गया। बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में ये निरंतर लेख लिखा करते थे। 1912 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में थे। स्वागत कारिणी समिति के वे प्रथम प्रधानमंत्री थी। फिर है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा भी हिंदी भाषा में लिखी है। उन्होंने पटना लॉ जो वीकली समाचार पत्र का भी संपादन किए हैं। नेक्स्ट है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए ऑप्शन कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहा जाता है। फिर है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है जो सूती वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेश काल में मैनचेस्टर से ही निर्मित कपड़ा मुख्यतः भारत में
आयात होता था। सूती वस्त्र का जन्मभूमि भारत है। फिर है कि भारत में कृषि पर आधारित सबसे संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सबसे अधिक क्षति भी सूती वस्त्र उद्योग को ही उठाना पड़ा है। भारत सर्वाधिक सूती वस्त्र का निर्यात अमेरिका को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह जो है 4 धाराओं में बंटा हुआ है। ठीक है, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात 253 मीटर ऊंचा है। यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की जल शक्ति से विद्युत उत्पादन किया जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। यहाँ 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। नेक्स्ट है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बी ऑप्शन मधुसूदन दत्त। तो उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजों ने अनुवाद मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया था। नील दर्पण नाटक का लेखन दीनबंधु मित्र थे। यह उपन्यास 1859 से 60 बंगाल नील विद्रोह पर लिखी गई है। यह नाटक मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कलकत्ता पर जो नेशनल थिएटर में सन 1872 में इस नाटक का जो मंच हुआ था। ठीक है, यह केवल एक नाट्य कृति ही नहीं वरन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण का जीवंत दस्तावेज है। नाटक की बंगाली समाज और अंग्रेजों प्रशासक दोनों में अपने अपने जो है ढंग से तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा मेघनाद जो है वध काव्य लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए वीरांगना काव्य और ब्रजांगना काव्य, हेक्टर वध आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें भी एम मधुसूदन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने भारत में किया है? तो फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा भारत में किया गया। बलबन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इन्हें फारसी एवं नवरोज का आयोजन दरबार में किया गया था। नवरोज फारसी नववर्ष का नाम है जो मूलतः प्रकृति प्रेम का जो उत्सव है। जब ईरानी कैलेंडर पहले महीने फारवदीन का पहला दिन को मनाया जाता है। फिर देखिए बलबन के अलावा अकबर ने भी इसे जो है दरबार में अपनाया था। ठीक है, जमीन बोश प्रथा को अकबर ने समाप्त कर दिया। सिजदा प्रथा को शाहजहां ने समाप्त कर दिया। शाहजहां ने जो है चहार तस्लीम प्रथा को प्रारंभ किया। नवरोज जो है त्यौहार को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। बलबन ने दरबार को फारसी परंपरा पर संचालन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? 61 का सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। 1861 ईस्वी में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है करवाए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान में रखकर किया गया। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। लॉर्ड जो है कैनिंग के काल में स्थापित पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम अध्यक्ष कनिंघम ही थे। ठीक है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट जो प्रागैतिहासिक काल की खोज भारत में सर्वप्रथम की है। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? सी ऑप्शन 1 बार। तो संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल 1 बार संशोधन जो है हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा एवं संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में JN नेहरू ने
प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भारतीय संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय जो है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में न्याय की विषय वस्तु रूस से प्रभावित है। प्रस्तावना में गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को फ्रांस में प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना जाता था, अब संविधान का भाग है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? 63 का बी, रूस। तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अफगानिस्तान की सीमाएं जो है उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में ईरान से। महाभारत में अफगानिस्तान क्षेत्र को गांधार प्रदेश नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक जो है पश्तून यानी पठान नस्ल के लोग रहते हैं। फिर अफगानिस्तान में पश्तून के अतिरिक्त उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेन, बलोच, हजारा आदि नस्ल की आबादी भी अधिक है। यहाँ का मुख्य भाषा पाश्तो है। भारत के पीओके की 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट फिर है कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश के सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? सी ऑप्शन, जगदीशपुर। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में कुछ समय के लिए जो है कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो चुका है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह के बाद विद्रोह सैनिक ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आरा पर अधिकार रखा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में 20 अगस्त 1857 को रोहतास में कंपनी के सैन्य टुकड़ी जो है पराजित हुआ। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली ने विद्रोह किया। गया में विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खां के द्वारा किया गया। ठीक है, जो यह विद्रोह गया के अलावा नवादा, जहानाबाद, राजगीर आदि क्षेत्रों में फैला। राजगीर परगना में भी कुछ समय के लिए विद्रोही का अधिकार रहा। 1857 के दौरान बिहार में जगदीशपुर के लोगों को अभ्यास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। 1857 का सैनिक विद्रोही की शुरुआत मेरठ से हुआ। ठीक है, बिहार में विद्रोह जो है 12 जून 1857 को देवधर के रोहिणी गांव से सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया। 1857 के सैनिक विद्रोह में केवल कुंवर सिंह थे जिनका मृत्यु जो है झंडा तले हुआ है। नेक्स्ट 65 नंबर है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन, तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई है। इसका उद्देश्य देश के नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गोपाल कृष्ण गोखले के महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु माना है। उन्होंने सत्य के प्रति अडिगता, अपनी भूल की सहज स्वीकृति, लक्ष्य के प्रति निष्ठा को समाज का उद्देश्य जो है बताया। गोखले क्रांति में नहीं बल्कि सुधारों में विश्वास रखते थे। बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश शिवाजी महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास किया है। गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को माना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने द हितवाद साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले हैं। नेक्स्ट है कि 1920 में जो है खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए जो अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ए ऑप्शन, इलाहाबाद में। तो 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई, जिसमें गांधी जी को नेतृत्व की आग्रह की गई। ठीक है, तुर्की के खलीफा के सम्मान में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन की समर्थन दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन भारत में चला। तुर्की में मुस्तफ़ा कामल पाशा के नेतृत्व में प्रगतिशील सरकार के गठन के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता खालिस्तान स्तर पर आते हैं? बी ऑप्शन। तीसरे पोषी, तो छोटे मांसाहारी या द्वितीयक जो है पोषी उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो स्वपोषकों को खाते हैं, जैसे खरगोश जो घास खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे सांप जो खरगोश को खाता है, ठीक है। फिर है दूसरा है आपको तृतीयक उपभोक्ता बड़े शिकारी जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे उल्लू जो सांप को खाता है। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, 68 है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद है? बी ऑप्शन। वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा घटित हो जाते हैं जैव जो है निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। ये पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, थैलियाँ आदि। नेक्स्ट फिर है कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बी ऑप्शन। तो देखिए, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली और सौर ऊर्जा में यह लगभग 10% को अवशोषित करता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में यह कथन गलत है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? बी ऑप्शन। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं। जैविक कृषि में फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधे को पोषक तत्व दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपको पहले छूटा हुआ था, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन 31 से। तो चलिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 31 कहता है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्या है जो 5 और 7 के अनुपात में है। पहली संख्या 20 है, पहली संख्या कितना है? 20 है। तो दूसरी संख्या, तो 5 का 4 गुना है तो 7 का 4 गुना कितना होगा? 28 होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया है और बी ने 5 दिन बाद छोड़ दिया है। तो ए करता है 20 दिन, बी करता है 25। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 120 पंचे 100, 25 चौका और 25 चौका 100। कहता है कि अब देखिए उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जो है बी 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो देखिए दोनों यदि एक साथ किया है तो 5 और 4 9, तो 5 दिन में कितना काम हुआ? 45। बचा कितना काम? तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 55 काम बचा। अब बी छोड़ दिया तो ये काम कौन करेगा? ए। तो ये 11 पचे 55। तो ए ने कितने दिन और लगेगा? ए को कितना दिन और लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है कि एक विक्रेता इतना रुपया में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे इतना का लाभ हुआ। यदि 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए हम क्या करते हैं, एक सिलाई मशीन का जो है विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 63,000 बट्टा 6, ठीक है। यानी कितना होगा? ये हो जाएगा 10500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,500। कितना होगा? 10,500। तो एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक। और देखिए और कहता है कि एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा 105 पे 00 इंटू, फिर कहता है 5% का लाभ हुआ, लेकिन उसे 15% का लाभ अर्जित करना है। तो इसका 115% निकालेंगे, ठीक है। 115% लाभ करना है और 8 मशीन जो, और ये 8 मशीन का चाहिए, ये एक का है 8 का, तो कितना होगा? 92। ये जो है, ठीक है। यदि एक का निकालिएगा तो एक का भी क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 10,000, ठीक है। कितना निकल जाएगा? 10,000। अब देखिए 8 मशीन का जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 मशीन का सेलिंग प्राइस जो होगा, 8 मशीन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 10,000,
ठीक है, 10,000 का 115%, ठीक है, 115% गुने 8 तो एक मशीन का सीपी जो निकलेगा, सॉरी ये 100 बट्टा कितना, उससे 5% का लाभ होता है तो 100 बट्टा 105, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा आपको। तो एक मशीन का हम क्या निकाल लिए, करेमुन निकाल लिए, ठीक है, तो कितना निकल गया 105, 100 बट्टा 105, यानी ये निकल गया 10,000। अब 8 का निकाल लिए तो 10,000 का 115% गुने 8 यानी कितना 92,000। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा का मान निकालना है तो क्यू आर पहले निकालेंगे, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होगा बी बाई पी यानी बी 15, ये होगा बी अब बाई पी यानी 15/8, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की विकर्ण की लंबाई 17 है और परिमाप इतना है तो L प्लस बी कितना निकल जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसको आधा कर देंगे तो L प्लस बी का मान निकल गया 23, ठीक है, और इसका विकर्ण दे दिया गया। विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये कितना है 17, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी निकल गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, तो 289, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान निकल गया 289, ठीक। तो हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। एल प्लस बी का मान जो है आपको दिया है कितना 23 का स्क्वायर बराबर इसका मान निकाले थे 289 प्लस 12b, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसमें से घटा दीजिए 289 तो निकल जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4, यानी ये निकल जाएगा आपको, और 4 में से 2 गया तो कितना 2, ठीक है 240, ठीक है 240 2 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा, तो एल बी का मान निकल जाएगा 140, यानी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी 120, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 6 यूनिट है, तब ए का मान, तो देखिए दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा 6, बराबर में 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान आएगा ±3, ठीक है, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 105, ठीक है, 112.994, ठीक है, तो यहाँ से आप n का मान निकालेंगे, ठीक है, तो n का मान निकालेंगे तो 994 माइनस 100 माइनस कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा आपको 105 है यहाँ पे 105, ठीक है, यहाँ पे 105 बट्टा में इन दोनों का अंतर 7 प्लस में 1, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, देखिए 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो 9 में से गया 8 बट्टा में 7, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, तो यहाँ से n का मान जो है निकल जाएगा आपको 1, ठीक है, 17, 7 दूनी 14, ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल गया 7 × 7 18, यहाँ पे 7 49 प्लस 1 यानी 128, n का मान निकल गया 128, ठीक है, n का मान निकल गया 128 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।